हम निकालें तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 5 का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर मैं लीनियर इक्वेशन एंड फैक्टराइजेशन मेथड को कनेक्ट करूँगी। यहाँ मैंने 3 लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड में कन्वर्ट करूँगी तो आप मुझे ये बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? मुझे कॉमन चाहिए थी क्लास में 2, ठीक है। x प्लस, अच्छा अब इसके निकालें, इसका कॉमन निकालें, क्या आएगा? 4 3x प्लस 5, इसका प्लस 5x। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई और ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको लीनियर और फैक्टराइजेशन का मजीद लिंक शो करूंगी। एक क्वेश्चन है, एक लड़का है अली, ठीक है, उसके एज, एक दूसरा लड़का है आमिर, उसके 2 टाइम्स है, ठीक है, यानी अली की एज आमिर की एज के 2 टाइम्स है। तो बिफोर 10 ईयर्स जो अली की एज थी वो आमिर की एज से 3 टाइम्स थी। तो अब इस वक्त अली और आमिर की क्या एज है और 10 साल पहले इनकी क्या एज थी? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। अली की एज आमिर की एज के डबल है, ठीक है। 10 years ago, 10 साल पहले his age was 3 times of आमिर एज। 10 साल पहले अली की एज जो थी वो आमिर की एज के 3 टाइम्स थी, ठीक है। फाइंड प्रेजेंट एज, अब उनकी एज क्या होगी ये हमें फाइंड करना है इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ सिंपल लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल और विद 2 वेरिएबल्स, जो भी है। या आपको भी बताइए कि अगर प्रैक्टिकल मेथड के अंदर लाई करता है, ठीक है। चलिए आपको इस तरह आमिर की जो एज है उसको हम सपोज कर लेते हैं x, ठीक है, और अली की एज को हम सपोज कर लेते हैं y। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अली की जो एज है वो आमिर की एज के कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो 2x हो जाएगा, क्योंकि आमिर की एज थी x और अली की जो एज है आमिर की एज के 2, क्योंकि आमिर की एज थी x और अली की जो एज है आमिर की एज के 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2x। इसको मैं नाम दे दूंगी इक्वेशन 1 का। क्लियर? अब आ जाते हैं, हम ये करें कि 10 साल पहले इनकी क्या एजेस थी। अब बिफोर 10 ईयर्स अली की एज कितनी होगी? अली की एज को मैंने कितनी शो की है? x है, तो x माइनस 10 y माइनस 10 और आगे की एज क्या होगी 10 साल पहले? x माइनस 10। अब आ जाइए 10 साल पहले। अब बताइए ये हो गई अली की एज, अली की 10 साल पहले कितने? y माइनस 10 और आपको पता है आमिर की जो एज है वो अली की एज से 3 टाइम्स करती है, तो 3y माइनस 10। अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करूंगी। y माइनस 10 इक्वल टू 3x माइनस 10। ठीक है ना? y इक्वल टू 2x और मेरी इक्वेशन 2 है y इक्वल टू 3x माइनस 2। अब मैंने दोनों भाई को क्या करना है? कंपेयर करना है। x इक्वल टू 20, तो x किसकी एज आ गई? अब पता है अली की एज क्या थी? y इक्वल टू 2x इक्वल टू 40। अब आप देखें यहाँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ कैन वी यूज एनालिटिकल मेथड इन मैथमेटिक्स। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड पे हम फोकस करते हैं फ्रेमिंग द प्रॉब्लम इन अ वेल अंडरस्टैंड फॉर्म एंड कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट सोल्यूशन। यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को हम पार्ट्स में तकसीम करते हैं, फिर ईच पार्ट को हम लोग डीपली क्लेरिफाई करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और दोबारा उसको हम रिकम्बाइन करते हैं। इसके बरअक्स, इसके वर्सेस अगर हम लोग देख लें तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड की डिफिनेशन हम इस तरीके से करेंगे, मेकिंग गेस एट द सोल्यूशन and testing whether the problem is solved। एनालिटिकल की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 5 स्क्वायर, तो सिंपली हम लिखते हैं 5 × 5 इज इक्वल टू 25। इसके बरअक्स अगर हम न्यूमेरिकल मेथड की बात करें आपके सामने है कि फैक्टराइजेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल मेथड। आप देख सकते हैं 25 हम फैक्टराइज कर रहे हैं, 5 × 5 25। आप इसकी सोल्यूशन को दोबारा हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 इज इक्वल टू 25। दूसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं x² - 4 इज इक्वल टू 0, लेकिन x² इक्वल टू इस -4 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये हो जाएगा 4। जब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू 2। यहाँ एक बात आप नोट करें कि एनालिटिकल मेथड में हमेशा हमारा जवाब वो होल नंबर में आएगा, 1 2 3 4 5, यानी जब भी आंसर आएगा वो हमारा होल नंबर में आएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें कि 5 का मुझे अंडर रूट लेना है, जब 5 का मैं अंडर रूट लेता हूँ तो जवाब आता है मेरे पास। क्लास हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पाई चार्ट के हवाले से, जिसको हम पाई डायग्राम भी कहते हैं। याद रखे, कहा जाता है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक लैंग्वेज का नाम है। मैथमेटिक्स खुद कुछ बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको समझना चाहिए। मैथमेटिक्स के हर इक्वेशन कुछ ना कुछ पैगाम देना चाहती है, लेकिन सिर्फ समझने वाला बंदा चाहिए। इस तरीके से अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। कोडिंग वर्ड्स होते हैं, इस तरह कुछ चार्ट्स होते हैं, वो भी कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस ज़रूरत है सिर्फ समझने वाले बंदे की। आज कहानी है पाई चार्ट की। यहाँ पर मैंने एक पाई चार्ट बनाया है। इसमें एक लड़का है, उसके एक हफ्ते का पूरा हाल अहवाल बनाया है। एक लड़के के एक हफ्ते का पूरा हाल अहवाल बताया गया है, बस सिर्फ समझने की ज़रूरत है। एक लड़का है जिसके पास 3600 रुपये है, 3600 रुपये है, और उस लड़के ने ये पैसे एक हफ्ते में खर्च किए, जिसका डिटेल जो है इस पाई चार्ट में मौजूद है। यहाँ पे हमने वर्डिंग में कुछ नहीं लिखा, सारा डिटेल इस पाई चार्ट में मौजूद है। अब आपने इस पाई चार्ट को देखना है और यही से समझना है कि इस लड़के ने ये पैसे कहाँ पर खर्च किए और कितने अमाउंट में खर्च किए। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये रेड वाला रीजन, ये यहाँ पर फूड है, फूड के लिए जो एंगल आ रहा है 150 डिग्री। इसका मतलब है कि इस लड़के ने अपने 3600 रुपये का सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च किया है वो किस पे खर्च किया है? फूड पे। सेकेंड नंबर पर ये रीजन आ रहा है 90 डिग्री दे रहा है क्लॉथ पे। सेकेंड नंबर पर उस लड़के ने जो ज़्यादा खर्चा किया है एक हफ्ते में वो क्लॉथ के ऊपर खर्चा किया है। तीसरे नंबर का आपका ये जो एरिया आ रहा है जिसका 45 डिग्री एंगल आ रहा है, इसने ये खर्चा किया एजुकेशन के ऊपर। और यहाँ पे ये जो सेक्टर आ रहा है 45 डिग्री का, ये इसने खर्चा किया है हेल्थ के ऊपर। और सबसे कम खर्चा किया उसने पेरेंट्स के ऊपर, कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री। ये बात अभी तक मैंने समझाई सिर्फ एंगल तक और रीजन तक। सेक्टर मैंने बताया कि ये सेक्टर वगैरह है, लेकिन हमने ये देखना है अमाउंट में कि 3600 रुपये में इसने सबसे ज़्यादा अमाउंट जो खर्च किया वो किस चीज़ पे किया है, वो रुपीज़ में कितना होगा, कितना अमाउंट में होगा, अमाउंट भी देखना है। इसका बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका है, इसको समझ लीजिए। हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 3600, 3600। और याद रखें जब भी गोल दायरा हो
याद रखिए पूरे सर्कल में जो एंगल बनता है यहाँ से शुरू होता है वो दोबारा वापस आता है तो वो एंगल होता है 360 डिग्री। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 3600, उसको हमने डिवाइड किया 360 से, तो हमारे पास आ गया 10 रुपीज पर डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 डिग्री बराबर है 10 रुपीज के। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे पास 1 डिग्री किसके बराबर है 10 रुपीज। अब बताइए लड़के ने जो फूड पे खर्चा किया वो कितना एंगल बन रहा है 150 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या करेंगे 150 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, क्योंकि हमारे पास 10 रुपीज किसके बराबर 1 डिग्री के बराबर है। 40 डिग्री